देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के बड़े फैसले की, यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र की माताओं को सौगात की। वहीं 26वीं ऐतिहासिक शिव बारात से सराबोर हुई दून घाटी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। और साथ ही हम बात करेंगे नेपाल में तिब्बत से आए जल प्रलय की, और चलते चलते बात उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर गरमाई सियासत की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व नजदीक है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की माताओं, बहनों और बेटियों को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। इसके तहत अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की हमारी बुजुर्ग माताएं जीवन भर यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। सीएम योगी ने विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, लेकिन बात सिर्फ बसों की नहीं है। सीएम योगी ने इस मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखा। क्या कुछ खास रहा इस भव्य कार्यक्रम में और सीएम योगी ने किन बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, इस खास रिपोर्ट में देखें। लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना, पात्रता 60 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं। सुविधा यूपी रोडवेज बसों में आजीवन 100% मुफ्त यात्रा। दस्तावेज आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाना होगा। लाभार्थी प्रदेश की लगभग 1 करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाएं। लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बुधवार को एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना को हरी झंडी दिखाई। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के शुभ अवसर पर शुरू की गई यह योजना प्रदेश की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जीवन सुशासन, नारी सशक्तिकरण, धर्म और समाज सेवा की अद्वितीय मिसाल है। उन्हीं के नाम पर शुरू की गई यह योजना प्रदेश की 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की बुजुर्ग माताओं के प्रति राज्य सरकार के आदर और सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश की आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस योजना से अब हमारी बुजुर्ग माताओं को यात्रा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे वे स्वतंत्रता से धार्मिक, सामाजिक व व्यक्तिगत स्थलों की यात्रा भी कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि माताओं को आवागमन में कोई असुविधा या पहचान का संकट न हो, इसके लिए पारदर्शी और सुगम डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से शून्य मूल्य टिकट प्रणाली लागू की जा रही है। सीएम ने कहा कि सरकार इस योजना पर होने वाले वित्तीय भार को एक खर्च न मानकर मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण निवेश मानती है। माताएं, बहनें, बेटियां अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उस दौर की बेटी के सामने सुरक्षा नहीं थी, किस्मत का वो इंतजार करती थी। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो, पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। गरीब की बहू बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। बेटी के जन्मदिन पर बधाई नहीं, लोग चिंता होती थी, क्योंकि परिवार को पढ़ाई और शादी दोनों का बोझ दिखता था। और जहां पे बेटी सुरक्षित नहीं, जहां उसका सम्मान नहीं,
कहां से स्वावलंबन होता है। परिणाम था पूरे यूपी के अंदर मात्र 12% बेटियां ऐसी थी जो अपने पैरों पर खड़े होकर के कहीं काम धाम करने के लायक हो पाती थी। नकल एक उद्योग बन चुका था और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेधावी बेटी मेहनत करती थी। डिग्री पैसे वाला खरीद लेता था, यानी मेहनत बेटी की होती थी लेकिन उसकी डिग्री कोई माफिया खरीद करके उसकी नीलामी कर देता था। नौजवान, व्यापारी और कारीगर सब पलायन करने के लिए मजबूर थे। बेटी सिर्फ बस पकड़ने से नहीं, सपना देखने से डरती थी। आप उसे एक भावना के तौर पे न देखें, उसे केवल हम इन्हें माने कि एक होती थी, बल्कि वह एक पूरे अर्थशास्त्र के रूप में भी अगर आप उसको देखें, जब आधी आबादी घर पर बैठ जाएगी, उत्तर प्रदेश को बीमारू होना ही था। इस योजना के लागू होते ही 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यानी कि यूपी रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में किराए से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। बस में चढ़ते ही उनका आधार कार्ड या रोडवेज द्वारा जारी विशेष पास की उनका टिकट माना जाएगा। सरकार के इस फैसले से लाखों बुजुर्ग महिलाओं की धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत यात्राएं भी बेहद आसान और सुलभ हो जाएगी। मातृशक्ति के प्रति आदर प्रकट करती ये योजना न केवल बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि उनके जीवन में आवागमन की स्वतंत्रता भी लाएगी। वहीं सरकार का यह कदम प्रदेश भर की माताओं के चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। सावन के पावन महीने में राजधानी देहरादून भक्ति की रस में सराबोर नजर आ रही है। मौका था श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल की ओर से निकाली गई 26वीं ऐतिहासिक भव्य शिव बारात शोभा यात्रा का। संत महंतों के सानिध्य और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जब भगवान भोलेनाथ की यह बारात निकली तो गगनभेदी जयकारों से पूरी दून घाटी गूंज उठी। आसमान से हेलीकॉप्टर द्वारा की गई पुष्प वर्षा ने इस भव्यता में 4 चांद लगा दिए। शोभा यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे भक्ति का सागर बताया। ये खास रिपोर्ट देखें। खास नजारा देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का, जहां सावन के पवित्र महीने में भक्ति और आस्था का ऐसा ज्वार उठा कि हर कोई बस शिवमय हो गया। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल की ओर से 26वीं ऐतिहासिक भव्य शिव बारात शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी इस दिव्य यात्रा में भव्य सजावट और भगवान शिव के अलौकिक स्वरूपों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। लेकिन इस बार का सबसे खास पल तब आया जब आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए बारात पर पुष्प वर्षा की गई। फूलों की पंखुड़ियों से ढकी सड़कें और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टपकेश्वर महादेव की ऐतिहासिक यात्रा वास्तव में भक्ति का एक सागर है, जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु पुण्य के भागी बनते हैं। टपकेश्वर सेवा दल के ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आपको बता दें कि पावन धाम अपने आप में अनूठा पौराणिक इतिहास समेटे हुए है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए 108 महंत श्री भरतगिरी महाराज ने इस धाम की प्राचीन परंपरा का जिक्र किया है। मैं सबसे पहले तो आज जो टपकेश्वर महादेव शोभा यात्रा, भव्य यात्रा जो हर वर्ष निकलती है, सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुगणों को और हमारे पूज्य संतगण जो इस पूरी यात्रा को संयोजित करते हैं और भक्तों का सैलाब उमड़ता है, मैं उसकी सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भक्ति का सागर है। बाबा की कृपा से लाखों लोग इस यात्रा को किसी न किसी रूप में उसके सहभागी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं और ये यात्रा हर वर्ष एक नया उत्साह लेकर आती है। पवित्र मास सावन में होने वाली यात्रा निश्चित रूप से ये जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो हम लोगों का भी एक मैं कहूँ कि एक भक्त के नाते, एक श्रद्धालु के नाते ये टपकेश्वर महादेव सेवा दल भी
यहाँ पर जो काम करता है पूज्य हमारे महाराज जी, आज दूसरे महाराज जी वहाँ से कामाख्या से आए हैं, पूरे दिन रात ये लोग प्रयास करते हैं इस यात्रा को और अधिक शोभा प्रदान करने में अपना योगदान देते हैं। और सबको भी प्रणाम करता हूँ। और पूरी देवभूमि चूँकि ये तो भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है और यहाँ पर हमारे धार्मिक पर्व बड़े सब उत्साह के साथ पूरे साल भर मनाते हैं। अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है और उसका दूसरा चरण अब प्रारंभ हो जाएगा सितंबर मास में, क्योंकि मानसून के समय में वर्षा काल में थोड़ा सड़कें वगैरह ये सब हमारे यहाँ पर थोड़ा परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अब दूसरी यात्रा के लिए हम तैयार हैं। कुंभ भी हमारा 2027 का जो उसकी सारी तैयारियां हैं, हरिद्वार में होगा कुंभ और माँ गंगा के पतित पावनी के सानिध्य में भक्तों के लिए हम सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो और सुरक्षित हो, उसके निमित्त सभी काम हो रहे हैं। सर, देश का पहला राज्य ऐसा है कि शिव बारात जो निकलती है, टपकेश्वर महादेव मंदिर जो गुफा है, प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल है, वहाँ पे भगवान शिव ने स्वतः प्रकट होके देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। ये देवेश्वर भगवान है। भगवान शिव ने ऋषियों ने तपस्या की, उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए। इसमें तपेश्वर भगवान है। और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने तपस्या की, भगवान शंकर से दूध मांगा और वो कलयुग तक दूध की धारा चलती रही और अश्वत्थामा ने अपनी भूख प्यास मिटाई। तो वही भगवान दुधेश्वर भी आज विराजमान है। आज वर्तमान जल टपकता है कलयुग में, तो भगवान टपकेश्वर महाराज का भी एक स्वरूप बना हुआ है, आखिर में पालकी, वो भी जल टपक रहा है। भगवान शंकर समाधि में लीन है और ऊपर से जल टपक रहा है और आनंदित है भगवान शंकर। तो वो भी स्वरूप आज है। तो भगवान शंकर भिन्न भिन्न स्वरूपों में आज अपने प्रकट होके देहरादून नगरी की पूरी परिक्रमा करेंगे और नगर वासियों को सबको आशीर्वाद देंगे, जन जन को आशीर्वाद देंगे। अभी सीएम साहब भी आए, उन्हें भी भगवान शंकर ने डबल आशीर्वाद दिया है कि सीएम साहब को और भी कोई जरूरत ना पड़े और ये बने रहे और हमारे सनातन का उत्थान करते रहे, सनातन के लिए कार्य करते रहे, हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करते रहे। यही हम संतों ने आज धामी जी को भी आशीर्वाद दिया और उन्होंने भी पूजन किया और हेलीकॉप्टर से अब पुष्प वर्षा होगी, क्योंकि एक समय था जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, तब आकाश से जो तो पुष्प वर्षा हुई थी और आज ये कलयुग चल रहा है। लेकिन पुजारी होने के नाते मैंने इस इतिहास को बरकरार बना के रखा है। तो आज के रोज आसमान से भी पुष्प वर्षा होगी और भगवान का भी स्वागत होगा और भक्तों का भी स्वागत होगा और ये परंपरा सदैव चलती रही। यही मैं भगवान टपकेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और जन जन का जो सहयोग मिला मुझे इस साल, इसी तरह हर साल इनका योगदान मिलता रहे और सभी भक्त लोग हरदम जो आनंद लेते रहे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। यही मेरे सबको जो शोभा यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिक्रमा के दौरान शहर के कोने कोने में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए और बारात का भव्य स्वागत किया। टपकेश्वर सेवा दल के इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब आस्था और समर्पण एक साथ मिलते हैं तो ऐसा ही अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। चीन के तिब्बत इलाके में अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में तबाही मचा दी है। भोटे कोसी नदी के उफान पर आने से कई घर, बाजार और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पानी में तबाह हो गए, पानी में बहते नजर आए। इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है, जबकि टिमुरे बॉर्डर पोस्ट के 9 पुलिसकर्मी समेत कई लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य में 14 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। वहीं नेपाल से आई इस तबाही का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव का अलर्ट जारी करते हुए पश्चिमी और पूर्वी चंपारण समेत 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। इस खास रिपोर्ट को देखिए।
तिब्बत से निकली तबाही की ये लहर जब नेपाल के रसुआ जिले में पहुंची तो सब कुछ तहस नहस हो गया। बोटीकोशी नदी में आया अचानक उफान ने टिमुरे और स्याबुब्रेशी के रिहायशी इलाकों को अपने चपेट में ले लिया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई दुकानें, गाड़ियां और एक पूरा का पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ताश के पत्तों की तरह बह गया। इस जल प्रलय की वजह से करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबरें मिली हैं। टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी लापता बताए गए हैं। सेना और राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। हवा से लेकर जमीन तक बचाव अभियान चलाया जा रहा है। रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई, इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश नहीं मानी जा रही। अधिकारियों को शक है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी बोटेकोशी में आया। ICIMOD UNDP की 2020 की स्टडी की माने तो बोटेकोशी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें हैं। कौन सी झील फटी इसकी अभी पुष्टि नहीं है। सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच से स्रोत का पता लगाया जा रहा है। टिमुरे में बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान की आशंका है। फिलहाल मौतों और नुकसान के सही आंकड़ा जुटाया जा रहा है। ग्लेशियर झील क्यों फटती है? ग्लेशियर झील के सामने अक्सर बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे की प्राकृतिक बांध जैसी संरचना होती है। ये बांध कमजोर पड़ जाए या टूट जाए तो झील का पानी अचानक नीचे की ओर बहने लगता है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियर झील फटने से आने वाली बाढ़ कहते हैं। नेपाल में मची इस तबाही की गूंज अब भारत के बिहार तक सुनाई दे रही है। नेपाल की नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई गई है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। बिहार के हाई अलर्ट जिले पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। अवधिको मेन बजार जुन चाइना हुँदै काठमाडौँ जाने बाटो बजार थियो यहाँ, अब अहिले केही पनि छैन। हेर्नुहोस् है, हामी यहाँ उद्धारका लागि हामी आइसकेका छौँ, तैपनि केही पनि कुनै पनि मान्छे पनि हुनुहुन्न। फर्किन्छ यहाँ भित्र केही पनि चाहिन्छ, बस भित्र हेर्नुहोस् न, के झोलामा त मान्छे चाहिन्छ अरे त। यस्तो छ अब चाहिँ बजार हो। हामी यहाँ सकेसम्म आफ्नो गर्दैछौँ। यही हो साथीहरू, दुःखद खबर। यो पेत्रावती रसुवा जिल्ला इन हुने मेन मुख्य तलको सुरुको बजार हो। अहिले केही पनि छैन। यहाँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ सर, पेत्रावतीको मेन बजार जुन चाइना हुँदै काठमाडौँ जाने बाटो बजार थियो यहाँ, अब अहिले केही पनि छैन। हेर्नुहोस् है, हामी यहाँ उद्धारका लागि हामी आइसकेका छौँ, तैपनि केही पनि कुनै पनि मान्छे पनि हुनुहुन्न। फर्किन्छ यहाँ भित्र केही पनि चाहिन्छ, बस भित्र हेर्नुहोस् न, के झोलामा त मान्छे चाहिन्छ अरे त। यस्तो छ अब चाहिँ बजार हो। हामी यहाँ सकेसम्म आफ्नो। नेपाल में आई ये आपदा सिर्फ सरहद पार तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के मैदानी इलाकों के लिए भी बड़ा खतरा बन गई है। गंडक नदी में आने वाली संभावित 3 मीटर ऊंची लहर को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फिलहाल राहत एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आपदा प्रबंधन ने इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों को नदी किनारे बसे गाँवों को खाली कराने और राहत शिविरों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन तटबंधों पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची में नामों की जांच और आपत्तियों को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं भाजपा इसे संवैधानिक और जरूरी प्रक्रिया बता रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी सत्यापन और आपत्तियों के निस्तारण की जो कवायद है वो तेज है। हालांकि चुनावी साल से पहले शुरू हुई इस प्रक्रिया को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। इस खास रिपोर्ट में देखें। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सोमवार को समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब मतदाता सूची में आपत्तियों और कथित दोहरे मतों को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक में भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष प्रशासन के सामने रखा।
भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल का कहना है कि जो आज तक बैठक में नहीं आए, उन्होंने दबाव बनाने के लिए बैठक में अभद्रता की। साथ ही कांग्रेस नेताओं पर धमकाने का आरोप लगाया। वो जिस तरह से बोलेंगे वैसा ही जवाब मिलेगा, जिस पर अब SIR से शुरू हुई लड़ाई ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। भाजपा तंज कस रही है तो कांग्रेस अपने नेता पर हुए मुकदमे का विरोध कर रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी, उनके द्वारा SIR को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और बड़ी व्यवस्थित बैठक चल रही थी। उस बैठक में इच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी के द्वारा ये विषय रखा गया कि जो चुनाव आयोग के नियमानुसार आपत्तियां दी गई और चुनाव आयोग उसमें कार्रवाई करेगा। अगर आपत्तियां ठीक हैं तो 2 जगह वोट रखने वाले कोई दुनिया की ताकत उनका वोट बचा नहीं सकती, और अगर आपत्ति गलत होगी तो चुनाव आयोग निस्तारण कर देगा, उनके वोट पर कोई आपत्ति खारिज कर दी जाएगी। उसी विषय में एक विषय ये भी रहा कि कई कुछ जो आपत्ति करता हैं उन्हें धमकाने का काम किया जा रहा है। जब से देश में SIR शुरू हुआ है, आप देख लीजिए, चाहे बिहार में हुआ, चाहे बंगाल में हुआ, चाहे जहाँ हुआ, कांग्रेस पार्टी बेचैन है। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि पूरे देश में ये साबित करो कि ये SIR मुस्लिम विरोधी है, ये SIR लोकतंत्र विरोधी है। जबकि SIR इस देश से पहले भी होते रहे हैं। कांग्रेस इसलिए छटपटा रही है कि इस SIR में कांग्रेस की कलई खुल रही है। में कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठे थे, अभी दोनों पक्ष बैठे थे, हम लोग बैठे हुए थे पहले से, और ऊपर से राजेश शुक्ला है, उन्होंने तिलकराज भीड़ जी को अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया, और उनके गुंडे जो हैं, उनके गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे। अभी उनकी बात पूरी हुई थी, कमिश्नर साहब सुन रहे थे, तब तक शिव अरोड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस के गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे। हमने कमिश्नर साहब से कहा भी कौन ऐसा गुंडा जिसने किसी को आपत्तिकर्ता को हड़काया। एक तो आपने चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जो बेचारे BLO ने इतना अच्छा काम किया, BLO के काम पे संदेह करते हुए उस पारदर्शिता को नकार रहे हैं आप। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कमिश्नर के सामने, DM के सामने इन लोगों ने बदतमीजी की। और एक नाम की मिलाई होती है, 25-25 प्रूफ दिखाए हैं मैंने, अलग अलग उम्र भी लगभग मिलती है, परवेज की, कई लोगों की मैंने दिखाई है। और पूरी जांच होनी चाहिए पूरी आपत्तियों की, और उसके अंदर 5 कम से कम मिलान होने चाहिए। उनका भी कहना है कि 5 चीज़ें मिलाई जाएंगी, कम से कम उसके परिवारों के नाम, फोटो, हर चीज़। फोटो भी अगर मिलता जुलता होगा तो परिवारों के नाम मिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा, पूरा विश्वास दिलाया, हम गलत फेयर होगा, हम भी फेयर की मांग करते हैं। पर मैंने कहा कि ये जो आपकी सत्ता के लोग हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, इनकी जबान को संभालो। इन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति पे, जो 8 बार चुनाव लड़ चुका, 5 बार का विधायक है, कितना आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया कल शुक्ला जी ने। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे कलंकित कार्य है कि अब जनमानस अपने समर्थन में लड़ने लगा है, सत्ता विपक्ष की बात को सुनना पसंद नहीं कर रही है, और एक दूसरे का झगड़ा ये बताता है कि जो SIR की प्रक्रिया है इसमें भेदभाव हो रहा है। मैं स्वयं उसका भुगतभोगी हूं। देखिए, जब BLO पहले चरण में SIR की प्रक्रिया पूरा कर रहा था तो BLO की ड्यूटी थी कि यदि कहीं कोई नाम में गड़बड़ थी तो वो उसको बताता कि तुम्हारे नाम में ये विसंगति है, इसे ठीक कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के समय में जब SIR हुआ तब शायद कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपनाती होगी, और उन्हीं को कांग्रेस दोहरा रही है। कांग्रेस को वही डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपत्ति लगाने का अधिकार निर्वाचन आयोग ने दिया है, और आम नागरिक किसी भी वोट पर आपत्ति लगा सकता है जिसमें उसे अधिकार है। अगर वोट सही है, आपत्ति गलत है तो निरस्त हो जाएगी। कांग्रेस को इसमें क्या परेशानी है? कांग्रेस की असली परेशानी है कि उसको उन सभी रोंगियों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, उन सभी विशेष वर्ग के लोगों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है जो उनका वोट बैंक है। कुल मिलाकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया अब सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं रही बल्कि उत्तराखंड में बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। रुद्रपुर की बैठक में हुई नोकझोंक से लेकर थाने में मुकदमा और SSP कार्यालय की गिराव तक पूरा मामला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टकराव में बदल गया है। भाजपा इसे चुनाव आयोग की नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया बता रही है, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सत्ता के दबाव में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या SIR की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी हो पाएगी या फिर सियासी घमासान में उलझ कर रह जाएगी।
वहीं आगामी साल 2027 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन अगर इसी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों में टकराव बढ़ता रहा तो इसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है, जिसका खामियाजा राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।